हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू कंप्लीट अचीवमेंट एकेडमी। तो आज की क्लास में हम डिस्कस करने वाले हैं ईवीएस का क्वेश्चन पेपर जो 20 दिसंबर 2021 को हुआ था। जनवरी 2022 में जो भी एग्जाम हुआ था आपका, उसके हमने सारे पेपर डिस्कस कर लिए हैं। तो कॉन्ग्रेचुलेशंस, हम अब तक जनवरी 2022 के कंप्लीट सेट डिस्कस कर चुके हैं। अब हम दिसंबर के करेंगे और इसके बाद फिर हम 2023 जनवरी फरवरी और दिसंबर में जो जो आपके एग्जाम हुए थे 2022 दिसंबर और 2023 जनवरी और 2023 फरवरी में, तो वे सेट हम डिस्कस करेंगे। तो आप ये मानकर चलो, अगर हम 2022 का कंप्लीट सेट डिस्कस कर लेते हैं तो इसमें हमने 23 सेट हम डिस्कस करेंगे, जिनमें से जनवरी के हम कंप्लीट कर चुके हैं 23 सेट। पर सेट में हमने 30 क्वेश्चन डिस्कस किए हैं। तो 23 सेट में कुल मिलाकर लगभग हमने कितने क्वेश्चन डिस्कस कर चुके होंगे हम, तो ये बात देखिए आप। अब आप इसको मल्टीप्लाई कर लीजिए। 690 क्वेश्चन लगभग, अगर मैं गलत नहीं हूँ तो 690 क्वेश्चन हम यहाँ पर डिस्कस करेंगे। और फिर 2023 का जो क्वेश्चन पेपर हुआ है लगभग 690 क्वेश्चन वहाँ के डिस्कस करेंगे। तो कुल मिलाकर आप देख लीजिए 1300 प्लस क्वेश्चन, लगभग 1300 प्लस क्वेश्चन हम एक सब्जेक्ट के डिस्कस कर लेंगे। आप कोई बुक भी मंगा के पढ़ोगे ना तो तब भी इतने क्वेश्चन आप पढ़ नहीं पाओगे। अगर आप डेली क्लासेज लोगे तो बहुत इजीली आप डेली 20 मिनट की आपकी क्लासेज जो होती है उसको आप किसी भी टाइम, काम करते टाइम, अगर आप हाउस वाइफ वगैरह है या फिर कुछ काम करते हैं, काम करते टाइम आप चला कर रख सकती हो, देख सकती हो। और बार बार पेपर में अगर वे क्वेश्चन रिपीट होते हैं, बार बार वे क्वेश्चन आपके आंखों के सामने आएंगे तो आपको याद हो जाएंगे अच्छी तरह। ओके, तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज की क्लास को। और हाँ, एक और इन्फॉर्मेशन आपको देनी थी। जो बच्चे पेपर टू जो बच्चे पेपर टू जो बच्चे पेपर सेकंड साइंस से देने वाले हैं, साइंस और मैथ से, उनके लिए खुशखबरी है कि साइंस की क्लासेज स्टार्ट हो चुकी है और वहाँ पर आपको बहुत अच्छी प्रैक्टिस कराई जाएगी, बहुत ही बेहतरीन तरीके की, जिससे आप थोड़े फ्रेंडली हो पाओगे साइंस के क्वेश्चन की। और साइंस से आपको डर नहीं लगेगा। काफ़ी बच्चों को साइंस से डर लगता है, साइंस के क्वेश्चन बोलते हैं कि सीटेट में पता नहीं कौन से अजीब दुनिया से क्वेश्चन आते हैं साइंस के। ऐसा कुछ नहीं है, सीटेट में आपके एनसीईआरटी से ही क्वेश्चन आते हैं और काफ़ी ईजी होते हैं। बस थोड़ी लैंग्वेज बड़ी होने की वजह से कुछ बच्चे डर जाते हैं, ऐसा कुछ नहीं है। तो हम स्टार्ट, एक क्लास हमने अपलोड कर दी है और बाकी ये क्लासेज भी आपको टाइम टू टाइम मिलती रहेगी। और हाँ, एसएसटी वाले बच्चे, आप भी अभी, आपको भी परेशान होने की जरूरत नहीं, क्योंकि कल या परसों से हम आपकी भी क्लासेज स्टार्ट करने जा रहे हैं और आपके क्वेश्चन को भी डिस्कस करेंगे। साइंस में टोटल 30 क्वेश्चन आते हैं और 30 क्वेश्चन में से 10 क्वेश्चन जो होते हैं आपके पैडागोजी के होते हैं और 20 क्वेश्चन आपके सब्जेक्ट साइंसेज में फिजिक्स केमिस्ट्री और बायोलॉजी इंक्लूड होता है। तो 20 क्वेश्चन की कंप्लीट तैयारी आपको कराई जाएगी हमारे यहाँ पर। और एसएसटी में 60 क्वेश्चन आते हैं, जिसमें से 20 क्वेश्चन आपके पैडागोजी से रिलेटेड होते हैं और 40 क्वेश्चन आपके सब्जेक्ट के होते हैं। इसमें हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटिकल, इकोनॉमी आते हैं। तो 40 क्वेश्चन की आपको कंप्लीट तैयारी कराई जाएगी। ओके, तो चलिए क्लास स्टार्ट करते हैं फटाफट। फर्स्ट क्वेश्चन है, ठोस अपशिष्ट पदार्थों के निस्तारण की निम्नलिखित विधियों में से किस विधि से वायु में प्रदूषण फैलता है? तो ये कौन सी विधि हो जाएगी आपकी? ये हो जाएगी भस्म करना। भस्म करने से क्या होगा? वायु में प्रदूषण फैलेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, वह स्थान जो कि दीर्घ काल से बाढ़ से प्रभावित होता है स्थानीय लोगों का कारण है। स्थानीय लोगों, जो बाढ़ आएगी जहां पर, वहां से लोग क्या करेंगे? स्थानांतरण करेंगे, डिस्प्लेसमेंट। तो ये कहीं का कारण हो जाएगा? डिस्प्लेसमेंट का कारण हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, टैपियोका का दूसरा नाम क्या है? टैपियोका का दूसरा नाम है कप्पा। टैपियोका कहाँ पर यूज किया जाता है? कहाँ के लोगों का फेवरेट है टैपियोका? टैपियोका, मैंने बोला था टैपियोका का जहाँ भी नाम आ जाए तो आपको याद रखना है केरला। केरल के जो लोग हैं उनका फेवरेट है टैपियोका। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, हांगकांग में निम्नलिखित में से कौन सा भोजन लोकप्रिय है? देखो, हांगकांग में खाया जाता है लिंग हू फेन। हांगकांग हांगकांग में लिंग हू फेन। देखो नाम ही समझो, नाम भी थोड़ा चाइनीज सा ही लग रहा है इसका, तो इसका क्या डिश हो जाएगी? लिंग हू फेन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, किस प्रकार की पक्षी की चोंच मीट को काटने और खाने के काम आती है? तो ये हुक जैसी चोंच मीट को काटने और खाने के काम आती है। ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, हुक जैसी चोंच। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक अध्यापिका को कक्षा 4 के बच्चे को शीघ्रता से बनने वाले नाश्ते के संबंध में कक्षा में पढ़ाना है। शीघ्रता से कौन सा व्यंजन तैयार होगा?
अंडे का सैंडविच, कस्टर्ड, डोसा, भेलपूरी। देखो भेलपूरी सबसे शीघ्र तरह से तैयार होगी। भेलपूरी आप जानते होंगे नमकीन में टमाटर वगैरह प्याज वगैरह मिलाकर खाई जाती है, तो काफ़ी इजीली तैयार हो जाती है। बच्चे बना भी सकते हैं इसको भी, क्योंकि इसमें गैस वगैरह का आग वगैरह का भी यूज नहीं होता। पटचित्र की कला किस राज्य की परंपरागत पेंटिंग या हस्तशिल्प है? तो ये है आपकी पटचित्र उड़ीसा की परंपरागत पेंटिंग और हस्तशिल्प है उड़ीसा की। नेक्स्ट क्वेश्चन, महामारी के दौर में चिकित्सकों ने विटामिन सी से भरपूर भोजन करने का परामर्श दिया, उस समूह को चुनिए। इसमें विटामिन सी प्रचुर है, तो विटामिन सी प्रचुर है आपका ब्रोकली, स्ट्रॉबेरी और नींबू। ऑप्शन नंबर डी आपका करेक्ट हो जाएगा, ब्रोकली, स्ट्रॉबेरी और नींबू। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, किस राज्य में झूम खेती की प्रथा सामान्य है? झूम खेती कहाँ के लोग करते हैं? मिजोरम की। काफी टाइम बता चुकी हूँ, मिजोरम के लिए वो झूम खेती करते हैं। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, दक्षिणी भारत में मनाए जाने वाले फसल काटने वाले पर्व है, तो ये आपके होंगे ओनम, बिहू, उगादि और विशु। वो सॉरी, ये आपका होगा बिहू, नहीं होगा बिहू, फसल काटने पर नहीं मनाया जाता। ये आपका होगा ओनम, पोंगल, उगादि और विशु। ऑप्शन नंबर सी आपका करेक्ट हो जाएगा, ओणम, पोंगल, उगादि और विशु। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, वर्ली जनजाति वर्ली आर्ट कला के लिए सुप्रसिद्ध है, जो कि बनते हैं। देखो वर्ली आर्ट, पहले तो आप बताइए कौन सी स्टेट की है? वर्ली आर्ट है आपकी महाराष्ट्र की, मैं बता चुकी हूँ काफी वीडियो में। और वर्ली आर्ट कैसे बनती है? गाय के गोबर और मिट्टी से बनाई जाती है वर्ली आर्ट। ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, भारत के किन राज्यों के समूह से कर्क रेखा गुजरती है? तो ये कहाँ से गुजरती है? भारत की कर्क रेखा है जो भारत के 8 राज्यों से होकर गुजरती है। तो 8 राज्यों को आप याद कर ली। वैसे तो इसकी ट्रिक होती है मित्र पर गमछा झारी, काफी कॉमन ट्रिक होती है, मित्र पर गमछा झार। पर अगर आपसे पूछ ले कि पूर्व से पश्चिम क्रम बताइए या पश्चिम से पूर्व बताइए, तो फिर ये ट्रिक काम नहीं करेगी। चलो इस ट्रिक को देख लेते हैं, और फिर पूर्व से पश्चिम, उसमें आपको मैप याद होना चाहिए थोड़ा। देखो मित्र पर गमछा झार, मित्र से क्या, मी से क्या हो गया? मिजोरम, टी से हो गया त्रिपुरा, पै से हो गया पश्चिम बंगाल, गै से गुजरात, मैं से मध्य प्रदेश, छा से छत्तीसगढ़, जा से झारखंड, जा से झारखंड और रै से राजस्थान। तो 8 राज्यों से होकर गुजरती है, 1 2 3 4 5 6 7 और 8। अब देखो सबसे कम लंबाई करके रेखा की कहाँ पर है? राजस्थान में सबसे कम लंबाई है, और सबसे अधिक लंबाई कहाँ पर है? मध्य प्रदेश में है इसकी। ओके, और एक और, अगर आपको ऐसे पूछ ले भाई आने वाले पेपरों में, अगर आपसे ऐसे पूछ ले कि पूर्व से पश्चिम कर्क रेखा के राज्यों का क्रम बताइए या पश्चिम से पूर्व बताइए, तो फिर आप देख लीजिए सबसे इधर राजस्थान से गुजरात आएगा। देखो ये वाली डायरेक्शन हमारी पश्चिम होगी, और इससे हम इधर को चलेंगे तो ये पूर्व होगी। तो आप देखो, मैप तो मैं कई बार बनवा चुकी हूँ, आप याद भी कर लेना एक बार। देखो गुजरात, गुजरात, अरे सॉरी क्या लिख रही हूँ मैं, देखो आज थोड़ी तबीयत खराब है मेरी, फिर क्लासेज भी जरूरी है, आपका एग्जाम भी आने वाला है। देखो इधर से चलेंगे तो फिर आपका क्या हो जाएगा? गुजरात ही तो था, सबसे पहले आपका गुजरात आएगा। सबसे पश्चिमी राज्य हमारा कौन सा है? गुजरात है, ये भी याद रख लेना, गुजरात। फिर आपका राजस्थान आएगा, फिर आपका एमपी आएगा, एमपी के बाद में आपका छत्तीसगढ़ आएगा, छत्तीसगढ़ के बाद में आपका झारखंड आएगा, और झारखंड के बाद आपका क्या आएगा? पश्चिम बंगाल, पश्चिम बंगाल के बाद आपका त्रिपुरा, और फिर मिजोरम। देखो इसका क्रम है। अगर आपके एग्जाम में पूछे पश्चिम से पूर्व तो यहाँ से स्टार्ट करेंगे, पूर्व से पश्चिम पूछेंगे तो यहाँ से स्टार्ट करेंगे, मिजोरम, त्रिपुरा। या ऐसे पूछ ले कि कर्क रेखा से कर्क रेखा जहाँ से गुजरती है सबसे पूर्वी स्टेट कौन सा है? मिजोरम। सबसे पश्चिमी स्टेट कौन सा है? गुजरात। किसी टाइप से भी आपका क्वेश्चन बन जाए, आप तैयार रहना। नेक्स्ट क्वेश्चन, ये क्वेश्चन थोड़ा नया था तो मैंने एक्सप्लेन कर दिया आपको थोड़ा सा। तो कौन सा हो जाएगा आपका? देखो आपका हो जाएगा छत्तीसगढ़, गुजरात और झारखंड। ऑप्शन नंबर बी आपका करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, अजय भोपाल में, देखो ये भी मैप से क्वेश्चन है, अजय भोपाल में है और गंगटोक और पुडुचेरी के सम्मेलन में उपस्थित होना है। गंगटोक, अब आपको पता होना चाहिए गंगटोक का है। अगर आपने स्टेट भी याद कर लिया तो आपको स्टेट की कैपिटल भी याद करनी, क्योंकि सिक्किम की कैपिटल है गंगटोक।
अब देखो कुछ बच्चे हमारे साथ नए भी जुड़ते हैं, तो एक बार मैं और मैप बनाकर बता देती हूँ आपको थोड़ा सा ये क्वेश्चन कि कैसे कैसे। अगर आपको मैप तैयार है तो फिर तो आप ऐसा समझ लो कि अगर आप मैप अच्छी तरह तैयार कर लेते हो तो 2-3 नंबर आपको बिल्कुल फ्री के मिल जाएंगे सीटेट में। मैप अच्छे से अगर आपको याद है, देखो मैप से भी ऐसा नहीं कि मैप को आप, मैप से भी कई तरह के क्वेश्चन पूछा है। सीटेट के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को देखते हुए आपको देखना है कि आप मैप किस तरह से तैयार करोगे ताकि आप सारे क्वेश्चन सोल्व कर पाओ। अब देखो सिक्किम, ये वाला जो पोर्शन है सिक्किम है हमारा पूरा, ये वाला पोर्शन सिक्किम है और यहीं पे इसकी कैपिटल है सिक्किम में गंगटोक। पुडुचेरी देखो यहाँ पर पुडुचेरी है, पुडुचेरी। और कौन सा, भोपाल, भोपाल कहाँ पर है, भोपाल एमपी की कैपिटल है, मध्य प्रदेश की। एमपी बीच में है कहीं, तो यहाँ पर कहीं भोपाल होगा आपका। ओके, ये पॉइंट भोपाल का मान लेते हैं, आपका एमपी में है ये। अब देखो क्या पूछा है आपसे कि अजय भोपाल में, अजय कोई लड़का है वो कहाँ पर है, भोपाल में है अजय। तो अजय को जाना कहाँ है, अजय जाना चाहता है गंगटोक और पुडुचेरी के सम्मेलन में उपस्थित होना है। जहाँ पर अजय है वहां से गंगटोक और पुडुचेरी की क्या स्थिति है, तो डायरेक्शन बतानी है। ऑप्शन डायरेक्शन, मैंने कहा था कि डायरेक्शन जहाँ से बतानी है इस पॉइंट से उस पॉइंट पर प्लस बना लो और फिर देखो कौन सी डायरेक्शन निकल कर आ रही है। देखो ये वाली डायरेक्शन आ रही है निकल के, ये वाली डायरेक्शन आ रही है। तो ये कौन सी होगी, ये आपकी ईस्ट होगी, ये नॉर्थ होगी, ये वेस्ट होगी, ये साउथ होगी। और ये वाली डायरेक्शन कौन सी हो जाएगी आपकी, ये वाली डायरेक्शन आपकी हो जाएगी नॉर्थ ईस्ट। ये कौन सी डायरेक्शन, नॉर्थ ईस्ट। नॉर्थ ईस्ट मतलब उत्तर पूर्व, उत्तर पूर्व होगी एक तो। और ये वाली कौन सी हो जाएगी आपकी, साउथ ईस्ट मतलब दक्षिण पूर्व। तो आपका ऑप्शन हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी आपका करेक्ट हो जाएगा। ओके, इस टाइप से आप ये क्वेश्चन सोल्व कर सकते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा सबसे छोटा प्रवासी पक्षी है जो उत्तर ध्रुवीय क्षेत्र से भारत आता है, उत्तरी ध्रुव से। ओके, ये होगा आपका छोटी जलरंक। देखो इसका फोटो भी लगा दिया, कितनी क्यूट सी बर्ड्स है, मुझे अच्छी लगी तो मैंने सोचा आप भी देख लो इसको। इसका मैंने फोटो भी लगा दी, स्टंट भी बोलते हैं इसको। ये वाली बर्ड्स है आपकी। रोनी ने इटली से भारत की यात्रा की योजना बनाई, उसके मित्रों ने वहां से उसे इटालियन चीज लाने को कहा। कौन सी तकनीक चीज को सुरक्षित रखने और भारत में लाने के लिए उत्तम है, कौन सी तकनीक है, निर्वात पैकिंग है। निर्वात पैकिंग करके लाएगी तो फिर उसमें बैक्टीरिया वगैरह नहीं पनप पाएंगे। ओके, ये हवा के माध्यम से आते हैं। चलिए देखते हैं पेडागोजी के क्वेश्चन। ऑनलाइन कक्षा की अवधि में एक ईवीएस शिक्षिका दृष्टिबाधित विद्यार्थियों को कैसे शिक्षण कराएगी, आवाज में संदेश साझा कर ढेर सारी मौखिक व्याख्या का उपयोग करके, सहपाठियों द्वारा व्याख्या करके, ठोस अनुभव। देखो वो क्या है, दृष्टिबाधित है तो ठोस अनुभव तो नहीं होगा। तो ए, बी और सी तीनों तरीके से करा सकती है वो शिक्षण। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, बी और सी। ए, बी और सी। देखो आप हमारे साथ जुड़े हैं ना, तो आपको विश्वास रखना होगा हमारे ऊपर कि हम आपको कोई भी इनरिलेवेंट चीजें नहीं पढ़ाएंगे, कोई भी फालतू की चीजें नहीं पढ़ाएंगे और कोई भी गलत चीजें नहीं बताएंगे। आपको कभी भी गुमराह नहीं करा जाएगा। कुछ आपका डाउट हो आप कमेंट में पूछ सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 17, श्रवण बाधित बच्चों की शैक्षिक आवश्यकताओं के प्रबंध के लिए शिक्षिका को ऑनलाइन शिक्षण में रूपांतरण करना चाहिए। श्रवण बाधित बच्चों के लिए ऑनलाइन शिक्षण में रूपांतरण क्या करना चाहिए, ये हमसे पूछा है। ऑनलाइन कक्षा के दौरान विशेष शिक्षक की सहायता लेकर, ये भी एक सही जवाब हो जाएगा। केवल उनके लिए ऑफलाइन कक्षा का प्रबंध करके, ये भी अच्छा है। उप शीर्षकों के साथ साथ अनुशीर्षकों को अपने वीडियो और पीपीटी से जोड़ना, अधिक दृश्यों का प्रयोग करना। तो इसमें ये आपके चारों ही ऑप्शन सही हो जाएंगे। ऑप्शन नंबर सी आपका करेक्ट हो जाएगा इसमें, ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। सेवापूर्व शिक्षक अपने नैतिक मूल्यों, व्यक्तित्व, हित और अभिरुचि को जानने के लिए उपयोग करेंगे। सेवापूर्व शिक्षक तो वे कई का उपयोग करेंगे, स्वयं आकलन का, सेल्फ असेसमेंट टूल्स, स्वयं आकलन का। इस अध्यापक ने अंकुरण विधि को समझाने के लिए विद्यार्थियों को घर के लिए क्रियाकलाप देने का निश्चय किया। निम्न में से सबसे उपयुक्त कौन सा क्रियाकलाप होगा, सबसे उपयुक्त हो जाएगा मूंग से अंकुर को निकलते हुए देखना, क्योंकि अंकुरण विधि समझानी है। ओके, तो ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट हो जाएगा, मूंग से अंकुर को निकलते हुए देखना। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। एक ईवीएस की अध्यापिका ने अपने कक्षा 3 के छात्रों को अपनी छत या खुले क्षेत्र में अन्न के कटोरे रखने को कहा, अन्न को कटोरे में रखने को कहा। उसके बाद उनको एक शीट तैयार करने को कहा जिसमें वे उस भोजन को खाने के लिए आने वाले पक्षी का ब्यौरा देंगे। इस क्रियाकलाप का क्या उद्देश्य है, तो इसका उद्देश्य है कि पक्षियों की जातियां और उनके खान पान की आदतों
के प्रति अवलोकन का कौशल का विकास करना। ओके। एक अध्यापक ने कक्षा में हमारे देश के उत्सवों पर विचार विमर्श किया। विभिन्न संस्कृतियों के बावजूद कुछ उत्सव आम है और पूरे देश में मनाए जाते हैं। वह कौन सी संकल्पना का कक्षा में विचार करने की कोशिश कर रही थी? उत्सवों के बारे में आपका क्वेश्चन है, तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा हमारे जीवन में उत्सवों के मूल्य, विभिन्न संस्कृतियों में एकता। उत्सवों में कोई सांस्कृतिक या प्रादेशिक अवरोध नहीं होता। उत्सव हमें शांति और आनंद देते हैं। देखो उत्सव के बारे में चारों ही कथन आपके करेक्ट है, तो इसका आंसर हो जाएगा, देखो इसमें फूट में होगा ये आंसर, मैं लिखना भूल गई, ए बी सी और डी चारों ही आपके करेक्ट हो जाएंगे। ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन। एक ग्रामीण विद्यालय की अध्यापिका भोजन संरक्षण की तकनीकों का शिक्षण दे रही थी। उसके लिए उत्तम युक्ति होगी। क्या दे रही थी? भोजन संरक्षण। तो रियल लाइफ एक्सपीरियंस सबसे ज्यादा उत्तम होंगे इसके लिए। तो आस पड़ोस में क्षेत्रीय भ्रमण का आयोजन करके घरों में उपयोग होने वाली संरक्षण विधियों का अवलोकन करना। ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन। एक ईवीएस पर्यावरण अध्ययन की शिक्षिका एनसीईआरटी के एक पाठ सेकंड फुलवारी पढ़ा रही थी। शिक्षण के लिए वह निम्न में से किस संसाधन का उपयोग कर सकती है? तो फुलवारी पढ़ाने के लिए वह भारत के मानचित्र भी दिखा सकती है, मधुबनी चित्रकला, विभिन्न स्थानीय फूल और कार्यपत्रक। तो चारों ये आपके करेक्ट हो जाएंगे। ऑप्शन नंबर ए आपका करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन। कक्षा 4 के विद्यार्थियों को अनधिकार शिकार के प्रति संवेदनशील करने के लिए निम्न में से कौन सी विधि प्रभावकारी है? अनाधिकार शिकार के लिए हम बच्चों को समाचार पत्र की क्लिपिंग दिखा सकते हैं, कैसे कैसे अनाधिकार शिकार होता है। ओके। व्यवसाय में रूढ़िवादी छवि के मुद्दों के प्रति विद्यार्थियों को संवेदनशील करने का प्रभावशाली तरीका है। तो नुक्कड़ नाटक इसमें सबसे प्रभावशाली हो जाएगा, नुक्कड़ नाटक। पर्यावरण अध्ययन के उद्देश्यों को सफल करने के लिए पाठ्यचर्या आधारित होनी चाहिए। देखो ये इस टाइप किस टाइप का क्वेश्चन है यहाँ पे, पर्यावरण, फिल इन द ब्लैंक्स और अधिगम। तो ऑप्शन देख लीजिए इसके, क्या पूछा है? पाठ्यचर्या आधारित होनी चाहिए पर्यावरण अध्ययन के उद्देश्यों को सफल करने के लिए। तो ये हो जाएगा, यहाँ पर फिल इन द ब्लैंक भरना है हमें, तो ये हो जाएगा पर्यावरण के बारे में अधिगम। पर्यावरण के बारे में अधिगम। जो बच्चे पहली बार इस क्वेश्चन को देखेंगे पेपर में फिर वे कंफ्यूज हो जाएंगे, इसलिए तो प्रीवियस ईयर पेपर करना जरूरी होता है ताकि हम समझ सके ये क्वेश्चन आपका रिपीट हो सकता है एज इट इज। तो अगर आपने कर लिया तो आप कर पाओगे इसको, जो नहीं करेंगे वो नहीं कर पाएंगे। थोड़ा सा आलस हो कर लेते हो बच्चों आप, वरना पूरे कंप्लीट कर लो साथ साथ, फिर कभी नहीं आता। पर्यावरण के माध्यम से आकलन, पर्यावरण के माध्यम से आकलन। और पर्यावरण के लिए आकलन, ये तीनों उद्देश्य हो सकते हैं। पर्यावरण के लिए आकलन, पर्यावरण के लिए अधिगम, पर्यावरण के लिए अधिगम, पर्यावरण के माध्यम से अधिगम और पर्यावरण के लिए अधिगम। तो क्या आ सकता है? फिल इन द ब्लैंक्स में के बारे में भी आ सकता है, के माध्यम से भी आ सकता है, के लिए भी आ सकता है। तो ये कौन से ऑप्शन में? ऑप्शन नंबर बी आपका करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अध्यापक ने अपने छात्रों को विद्यालय के बगीचे में गुलाब के पौधे ढूंढने के लिए कहा। छात्रों ने देखा कुछ में फूल नहीं खिले हैं। उसने उन्हें निर्देश दिया कि वे पौधों को प्रतिदिन देखेंगे कि कितने दिन में उनमें बाहर आती है, यानी फूल खिलते हैं। यहाँ पर अध्यापक निम्न में से क्या विकास करना चाहता है? कि प्रयोग में आंकड़े को दर्ज करने का कौशल, छात्रों में जिज्ञासुता, प्राकृतिक सौंदर्य के अजूबे देखना। देखो अजूबे वजूबे नहीं दिखाए जाते, पढ़ाई करानी है बच्चों को। फूलों को पुष्पित होने की क्रिया का आनंद भी नहीं देना। तो ए और बी इसका करेक्ट हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन। ट्रैफिक स्थल या चौराहे पर कुछ व्यक्ति अपने वाहन का इंजन बंद नहीं करते। एक ईवीएस शिक्षिका ने इस विषय पर कक्षा में चर्चा की। वह छात्रों को क्या संप्रेषित करना चाहती है? वायु और ध्वनि प्रदूषण। देखो ध्वनि प्रदूषण और वायु प्रदूषण भी होगा। अनवीकरणीय संसाधनों का समझदारी से उपयोग, क्योंकि पेट्रोल वगैरह से चलती है, पेट्रोल डीजल से, ये अनवीकरणीय संसाधन है। इनको बनने में ना काफी टाइम लगता है, इनको हम एकदम ऐसे नहीं बना सकते। ओके, लाखों करोड़ों वर्ष लगते हैं इनको। तो इनका समझदारी से यूज करना बहुत काफी जरूरी है, क्योंकि अगर ये खत्म हो जाएंगे तो फिर इतनी जल्दी दोबारा बन नहीं पाएंगे। ये अनवीकरणीय संसाधन बोलते हैं इनको। प्राकृतिक संसाधनों का दुरुपयोग भी हो रहा है, ये भी सही है। सरकार ने इसे रोकने के लिए कोई कदम नहीं उठा रही। देखो ये भी सही है, बच्चों को अवेयर कर सकते हैं इस बारे में हम। तो ऑप्शन नंबर डी आपका करेक्ट हो जाएगा, ए बी सी और डी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। एक शिक्षिका अपने छात्रों को उन तरीकों को बता रही है जिससे वे अपने घरों के पर्वों के दौरान सुसज्जित
करते समय स्थानीय पदार्थों का उपयोग कर सकते हैं। उस चर्चा का उद्देश्य है छात्रों की रचनात्मकता में वृद्धि। रचनात्मकता में वृद्धि तो होगी जब ये स्थानीय चीजों का उपयोग करेंगे डेकोरेशन के लिए। स्थानीय वस्तुओं का उपयोग करके अपनी कला और संस्कृति को सुरक्षित करना, ये भी सही होगा। स्थानीय विक्रेता की सहायता करना, ये भी होगी। या साझा करना कि यह वस्तुएं सस्ती होती है, सस्ती भी होती है। तो इसके भी चारों ही ऑप्शन आपके करेक्ट हो जाएंगे, ए, बी, सी और डी। ऑप्शन नंबर डी आपका करेक्ट हो जाएगा। लास्ट क्वेश्चन देखते हैं। निम्न में से कौन सा संसाधन पर्यावरण अध्ययन के विद्यार्थियों के आकलन के लिए गुणात्मक आंकड़ों को इकट्ठा कर सकता है? दृष्टांत अभिलेख, पेपर पेंसिल परीक्षण, कार्यपत्रक या क्रम निर्धारण मापनी। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका दृष्टांत अभिलेख। ओके, दृष्टांत अभिलेख। ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो चलिए देखो, मैं कहती हूँ आप बच्चों कमेंट करा करो, कमेंट करो। मुझे अच्छा लगता है कि कोई कमेंट करता है। कुछ कमेंट्स मैं आपको दिखाना चाह रही हूँ, मेरी खुशी है, मैं आपके साथ जिसे शेयर करना चाहती हूँ। देखो मेरी वीडियो पर जब से मैंने वीडियो बनाने शुरू किया, पहला कमेंट आया था रिम्पी राणा लड़की का। ये रात को कमेंट आया था मेरी वीडियो पर और मुझे है ना इतनी खुशी हुई थी ना उसको, मतलब मुझे नींद नहीं आई खुशी की वजह से। मैं इतनी खुश हुई थी इस कमेंट को देखकर, इतना मोटिवेशन मिला था कि चलो हाँ, बच्चे ने कुछ भी कमेंट किया, बच्चे ने पूछा है कि पीडीएफ कैसे मिलेगी, उसे जरूरत है, वो पढ़ाई जो मैं पढ़ा रही हूँ उसका रिवाइज भी करना चाहती है। तो मैंने इसको रिप्लाई दिया था कि पीडीएफ का लिंक मैं मॉर्निंग में डलवा दूंगी। और देखो यहाँ पर मैंने क्या किया था, पीडीएफ का लिंक डलवा दिया था। फिर एक और बच्ची का कमेंट आया था, एक और गर्ल्स का कमेंट आया था, स्टूडेंट का, स्मिता का। ओके, स्मिता ने कहा था थैंक्स मैम। मुझे काफ़ी अच्छा लगा था ये सब सुनकर। एक मोटिवेशन मिलता है कि मैं आपके लिए मेहनत कर रही हूँ, बच्चों के लिए वो यूजफुल है। ओके, और कुछ नहीं, ये छोटी छोटी खुशियाँ ना मेरा दिन बना देती है सच में, कि मैं आपके लिए मेहनत करती हूँ, आप भी कुछ लाभ ले पा रहे हो उसका। देखो एक ये कल कमेंट आया, मैंने साइंस की वीडियो बनाई थी, उस पर कमेंट आया लक्ष्मी प्रिया लेंग का। लक्ष्मी प्रिया का जो कमेंट है, लक्ष्मी प्रिया ने पहले भी मेरी वीडियो पर कमेंट किया था। ये मोस्टली मेरी काफ़ी वीडियो पर कमेंट करती है, तो काफ़ी अच्छा लगता है, काफ़ी मोटिवेशन मिलता है। तो बस स्टूडेंट आप भी करते रहना है ऐसे ही। ओके, और तो कुछ मुझे आपसे चाहिए नहीं है, मैं आपके लिए ऐसी कंटेंट बनाती रहूँगी। आप इतना बता देना कि हमें ये कंटेंट चाहिए, मुझे ये चाहिए। आप बता सकते हैं कमेंट में, कमेंट सेक्शन तो आप सबके लिए खुला हुआ है। कुछ डाउट हो आप वो पूछ सकते हैं। ओके, या फिर बता सकते हैं आपको क्या चाहिए, कौन से प्रीवियस कौन सब्जेक्ट के चाहिए आपको, PYQ, कुछ भी आप जो भी आपका डाउट हो आप शेयर कर सकते हैं। ओके, थैंक्स।